वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्न टू ग्रो। और आज हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्जामिनेशन की जो कंडक्ट हुआ है अभी। तो हम दोनों दिन की बात करेंगे, आज की फर्स्ट शिफ्ट और उसके बाद जो हमारा 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो एग्ज़ाम मैंने भी दिया था 10 तारीख को, मेंस का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा 9 बजे वाली शिफ्ट में। तो मैं बता देती हूँ, जैसे मेरा जो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने डाला सीपीआई का एग्ज़ाम वाला, वो जो वीडियो था ना उसमें क्या था कि मैंने वो हर चीज़ बताई थी जो इस एग्ज़ाम में भी आई है, खासकर जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट था वो। क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि मैंने उसमें पहले ही बोल दिया था उस वीडियो में कि आप बैंकिंग और फाइनेंस से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं जितना इकोनॉमिक और बिजनेस वाले पार्ट से आते हैं, और वही हमें इस मेंस में देखने को मिला था। क्योंकि टीचर्स कई बार बोल रहे थे कि बैंकिंग न्यूज़ पढ़ के जाओ, ये पहले आता था, उनकी भी गलती नहीं। लेकिन अभी ये चेंज हो गया है काफ़ी टाइम से। एग्ज़ाम्स में जो बैंकिंग पैटर्न पे होते हैं, जो मेंस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें बिजनेस और इकोनॉमिक्स जो हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ये जो फाइनेंस और जो अपना जनरल अवेयरनेस होता है जो बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग वाला पार्ट, क्योंकि आप देखोगे किसी भी शिफ्ट में एसबीआई आरबीआई से क्वेश्चन आए ही नहीं। जो कई टीचर्स हमने वीडियो बनाया लास्ट 6 मंथ आरबीआई न्यूज़, लास्ट 6 मंथ एसबीआई न्यूज़, लेकिन वो क्वेश्चन आए ही नहीं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए थे तो ऐसा लग रहा था कि एसएससी वाले जो उसमें जीएस में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा जो सबका पहले जो शुरू होता है वो जनरल अवेयरनेस का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी ये मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, ईजी नहीं था। तो सबसे पहले जो जनरल अवेयरनेस था उसमें पता है आपको 35 मिनट्स मिलते हैं और 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से जो सेफ अटेम्प्ट्स थे वो 24 ही थे। ठीक है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन थे जिन्होंने प्रिपरेशन की और जिनको पता है कि अब क्या एग्ज़ाम आ रहा है उस हिसाब से। क्योंकि कुछ क्वेश्चन डेटा से रिलेटेड आए थे कि वीक पे कितना टर्न वो हुआ, कितना ज़्यादा, तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इतना याद रखना भी मुश्किल होता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मेरी शिफ्ट में आपको एक 2 क्वेश्चन ऐसे बताए जो एसएससी से पूछे गए थे, जैसे एसएससी में पूछे गए थे। एक फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो प्लूटो था वो किस ईयर में डार्क प्लैनेट किया गया था डिक्लेयर। ठीक है, और दूसरा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें कौन कौन मेंबर थे। ठीक है, तो मेंबर्स के नाम दिए हुए थे, वो पूछे थे, तो उसमें क्वेश्चन थे। फिर बाकी एसबीआई से था, और जो एक क्वेश्चन जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन से पूछा था, जिसमें मेरे में पूछा था आईओसी का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है। ठीक है, और इसमें पूछा गया था दूसरा, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो बहुत सारे डेटा से थे कि 25%, जिनके ऑप्शंस भी इतने एक्यूरेट थे ना कि आपने याद भी किया तो आप ये सोचते थे कि इससे थोड़ा सा भी याद आ जाए, थोड़ा सा उससे रिलेटेड था, पर ऐसा नहीं था, बहुत ही एक्यूरेट डेटा दिया हुआ था। तो वो क्वेश्चन को स्किप करना पड़ा। 10 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि बहुत ऐसे थे कि आपने पढ़े हैं तो आपके एक्यूरेसी के साथ 100% एक्यूरेसी के साथ सही है। बाकी के 10 to 12 क्वेश्चन बहुत ऐसे थे जो आपको कि आप तुक्के मार के करके आए हो, या मतलब सेफ अटैम्प्ट्स में भी मैं बोल रही हूँ कि 20 से 24 है, तो आप मानो कि इतने ही लोगों ने अटैम्प्ट करे हैं, इससे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद तो इसका जो लेवल था ना वो डिफ़िकल्ट था, मैं ये बोलूँ, क्योंकि हम लोग जो हैं उसमें लगे रहते हैं कि बैंकिंग के लास्ट 6 मंथ पढ़ लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो पेपर पूछा था वो कहाँ का पूछा था, जनवरी का 2 से 3 क्वेश्चन थे, सारा क्वेश्चन दिसंबर नवंबर का आया था। और हम लोगों ने फेब मार्च ये ज़्यादा थी कि लास्ट 3 मंथ को कट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम वीडियोज़ देखते ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। मेरी प्रीवियस वीडियो जिसने देखी है, मैं आपको बता रही हूँ अभी भी कि वो जो
क्वेश्चंस हैं जो मैंने उसमें डिटेल में आपको एनालिसिस वीडियो आप देखना वहाँ पे, तो वो बिल्कुल वैसी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछे गए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा रिलाई करो उन वीडियोज़ पे जो अपने खुद के सेल्फ से देख के आते पेपर वो बताते हैं, ठीक है। और ये भी सेल्फ गिवन ही मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये दिया हुआ है। इससे आगे भी अब हमारे पी के एग्जाम आएंगे उनमें भी आप देखना कि आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं दूसरे टीचर्स की गलती नहीं बता रही हूँ, मैं बस अपना बता रही हूँ कि ये चीज़ें हम देखने को मिलती है, इसलिए हमको पता होता है क्योंकि हम देख के आए हैं। वहाँ का प्रेशर हम झेल के आते हैं, वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ठीक है। और दूसरा हमारा सब्जेक्ट शुरू हुआ था इंग्लिश में। इंग्लिश में कहूँगी इंग्लिश वॉज गुड, मतलब इसका भी मतलब 35 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस का इसमें रेशियो रहता है। और 40 क्वेश्चन में से आप ये देखो कि इसमें जो था ना मतलब 27 के अप्रॉक्स आप अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। मेरे हिसाब से इसका एक पैसेज बहुत अच्छा आया था कॉम्प्रहेंशन का, और दूसरा जो पैसेज आया था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, आंसर ढूंढने पड़े थे, बहुत टाइम टेकिंग था। इसका जो पैराजंबल आया था वो भी इजी आया था, ठीक है। पैराजंबल से 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट में थे और एक पूरा पैराजंबल दिया होता। क्लोज टेस्ट आया था, क्लोज टेस्ट भी अच्छे थे। फिर उसके बाद इसमें आया था एक वो दिया होता है ना एक वर्ड था, जैसे उसको आपको देखना है कि क्या ये तीनों में फिट हो रहा है, तीन ऑप्शन में इनमें से कौन सा ऑप्शन है इसमें फिट नहीं होना। फिर 2 क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर के थे जिसमें से एक में पूछा था इनकरेक्ट, एक में पूछा था करेक्ट, और एक का फ्रेजल वर्ब का था रिप्लेसमेंट ऑफ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो इसके 2 से 3 क्वेश्चन थे फ्रेजल वर्ब के, इनके 2-2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये था। और इसके बाद हाँ इसमें ग्रामेटिकल एरर बहुत अच्छी आई थी, मतलब आप पढ़े हो तो आपको पता है कैसा लेवल था। मैं इंग्लिश वॉज गुड, मैं कहूँगी ये मॉडरेट लेवल की थी। इसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो सकते। एंटोनिम सिनोनिम से भी क्वेश्चन आया था जो पैसेज में इधर फर्स्ट पैसेज मतलब शॉर्ट पैसेज आया था उसमें से पूछा था। ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में नेगेटिव लगाने से अच्छा है कि हम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें पर विद एक्यूरेसी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और पूछा था कि एक पता नहीं क्या दिया हुआ था उसमें, वो थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि मतलब मैथ द फॉलोइंग नहीं था पर वो मैच हो ही नहीं रहा था। मुझे लगता है उसका आंसर ना होना चाहिए था। मैंने वो पता नहीं कन्फ्यूजन में शायद टिक ही नहीं रहा था। बट ये दोनों टाइम के हिसाब से दोनों पेपर अच्छे थे, टाइम लिमिट में हो रहे थे और वॉज गुड, वेरी गुड। बट यही है कि आप लोग भगवान की मर्जी के ऊपर तो हमारी भी नहीं चलेगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो पेपर था मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा था। मेंस लेवल वाज देयर बिकॉज पेपर क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे मैं आपको बताती हूँ। DI प्रोग्रेस पार्ट रहती है, इसमें एक केसलेट आई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन की केसलेट थी, जैसे कि मैंने अपनी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाला जो पेपर था उसमें भी एक ऐसी ही केसलेट दी आई थी पर उसके क्वेश्चन 2 ही थे तो मैंने वो छोड़ दिया था, ठीक है। और बार DI आई थी, पाई चार्ट वाली आई है, ठीक है। और बार वाली जो DI थी वो मतलब अच्छी थी, अटेम्प्ट हो रही थी, पर मैंने क्या किया था कि उसमें मैंने वो अटेम्प्ट नहीं करा था क्योंकि मेरा टाइम ही खत्म था। मैंने लास्ट में सबसे लास्ट में कर दिया। मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन होता है ना हमारे जैसे पार्टिटिवेशन काफ़ी अच्छी आई थी। फिर उसके बाद आया था हमारा जो दूसरा पार्ट था वो था हमारा बेसिक नंबर सीरीज और उसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं कहूँगी SBI क्लर्क मेंस में जो सारे जो मतलब चारों सब्जेक्ट में से जो 2 सब्जेक्ट्स थे मैथ और इंग्लिश का ही क्वेश्चन आया था तो ईजी था, मतलब मॉडरेट लेवल था। बाकी दोनों जनरल और रीजनिंग की मैं आपको बात बहुत वेरी डिफिकल्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक नंबर सीरीज, उसके बाद जो इक्वेशंस दी जाती है वो सॉल्व था। Q1 Q2 था, ठीक है। Q1 Q2 जो होता है ना कि किसकी ऐसे वाले, ठीक है। और अर्थमेटिक थी उसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन, ट्रेन और बोट और पार्टनरशिप। और एक क्वेश्चन था
कार वाले की जरूरत के लिए टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसमें जो 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन में थे आपके जो सेफ अटेम्प्ट थे वो थे 27 के आसपास आप लगा उसमें। मतलब बच्चे तो 43-45 भी करके आते हैं, बट जो एवरेज स्टूडेंट है वो 27 to 30 करके आएगा आराम से। और ये एक्यूरेसी के साथ था, काफ़ी ईजी अटैम्प्ट हो गए थे क्वेश्चन जो होने वाले थे, ठीक है। इसमें घाई नहीं करनी होती, आपको बताइए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की, और रीजनिंग का पार्ट की मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि रीजनिंग वॉज वेरी लेंथी प्लस डिफिकल्ट एंड वेरी बैड। रीजनिंग में था, रीजनिंग में सबसे पहले जैसे स्लॉक्स आए हैं, अगर 50 क्वेश्चन में से ये जो था 60 नंबर का था, 45 मिनट्स के दोनों थे, ठीक है, 45 मिनट्स का। तो इसमें जो स्लॉक्स आए थे, स्लॉक्स वो सारे न्यूमेरिकल बेस थे। न्यूमेरिकल मीन्स जैसे सिंबल दिया होता है, मतलब सिंपल नहीं थे, आपको पूरा रिवर्स नहीं था बट बन भी नहीं रहा था। फिर एक इनइक्वालिटी भी ऐसी ही आई थी जिसमें आपको डेफिनेटली ट्रू पूछे थे, डेफिनेटली ट्रू वाले ही थे सारे। और पजल आई थी 3 से 4, जिसमें से एक ही पजल करी थी जो बर्थ वाली थी। उसके बाद वो डेटा, न्यूमेरिकल डेटा से क्वेश्चन थे। इसमें तो बॉक्सेस वाली थी पजल, लैडर वाली पजल थी, और एक था ब्लड रिलेशन की पजल जो ऐसे बैठे हुए हैं और उसमें ब्लड रिलेशन बनाना था, और वो कनेक्शन ही नहीं मिला हम लोगों को, वो कनेक्शन ही नहीं मिल रहा था। मैंने अपने आसपास के भी बच्चों को बताया, हम लोग भी बोले कि 2 लोगों की अगर हम मैरिज में करा रहे तो एक को का निकल ही नहीं रहा है, तो कनेक्शन नहीं बैठ रहा था, ठीक है। और लैडर वाली जो पजल थी वो भी नहीं बन रही थी, वो भी टेम्पटिंग, तो हम लोग मतलब मैंने तो उसको छोड़ दिया था, 1-2 बार रीड करके नहीं बना। ब्लड रिलेशन में मेरे 2 मिनट मैंने ख़राब कर दिए, 2 से 3 मिनट, और बिठाया भी लेकिन वो मना ही, तो फिर उसको छोड़ा। और उसकी जगह भी मेरे साथ की, मैंने कहा ना कितनी भी स्ट्रेटेजी बनाते जाओ, लेकिन जब हम पजल अटेम्प्ट करने लग जाते हैं ना मिसलिनियस के बाद, तो क्या होता है ना, हमारा वो पॉइंट छूट ही जाता है और फिर वो दिमाग भी एग्जॉस्ट हो जाता है। इतना सारा पेपर करके हम आते हैं, मैथ के बाद जस्ट रीजनिंग आती है, और फिर आपको टाइम में पेपर करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो उस चक्कर में भी हो जाता है। लेकिन आप तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर आप आगे किसी और एग्ज़ाम के पार जाए तो प्लीज़, अगर आपको लग रहा है ना कि ये पजल नहीं हो रही, लेंथी क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम जा रहा है, तो आप उसको स्किप कर दो। मैंने यहाँ तो 2-3 मिनट ख़राब कर दिया ना, वो मुझे लास्ट में भुगतने पड़े, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि मेरे को जैसे मिसलेनियस के क्वेश्चन था वो, जिसमें से नंबर्स में से -1, -2, +1, +2 करना होता है, वो क्वेश्चन ही छूट गया मेरा। अटेम्प्ट करने के बाद वो टिक ही नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था, तो वो छूट गया। काफ़ी सारी मतलब मिस्टेक हो जाती है, आप लास्ट तक पहुँचते अपनी सारी स्ट्रेटेजी ऐसी कैसी रह जाती है। फिर भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, पर मेरा जो मतलब सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं चारों में से मेरे सबसे कम अटेम्प्ट रीजनिंग में ही हुए थे। रीजनिंग वॉज लेंथी, प्लस इसमें क्वेश्चन इतने लेंथी के साथ साथ इतने टिपिकली, मतलब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझना पड़ता था। एक तो क्वेश्चन तो ऐसे आए थे, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, उसमें मुझे उसको दोबारा रीड करना पड़ा। आप सोच सकते कि आप 1-2 मिनट से क्वेश्चन रीड करने लगा रहे, वो पूछ क्या रहा है, वो कह क्या रहा है। और मिसलिनियस क्वेश्चन ठीक थे, कर लिए भाई, प्रैक्टिस की हुई है वगैरह की, बट मैं यही कहूँगी कि पजल में आप, इस पजल में भी काफ़ी टाइम लगेगा, जिसमें बर्थ थे, 3 मंथ्स के अलग अलग डेट्स थी, फिर उनको अलग अलग सब्जेक्ट पसंद था तो वो वाली थी सॉरी। तो ये सब क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना, तो आपको पता होता है, आपने प्रैक्टिस की है, आपको पता है, लेकिन आप वहाँ ये नहीं देख पाते हो कि हम पहले कौन सा अटेम्प्ट करें, इसलिए हमको सबसे पहले यही पता होता है कि हम इसलिए मैं पहले कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप देखते हो कि मेरे एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरे ये वाले क्वेश्चन के 2 नंबर चले गए। ये 2 नंबर मेरे मुझे मिल सकते थे, मेरे क्वेश्चन के अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाते, मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती, बट पजल के जितना मेरे है, ब्लड रिलेशन वाली पजल पता नहीं क्यों मैंने छेड़ दी। 3-4 क्वेश्चन के बाद ही आई, तो मैंने उसको ब्लड रिलेशन तो बन जाएगा तो मेरे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, बट वो पजल में बैठे ही लिंक ही नहीं मिला। या तो प्रोजेक्शंस भी मैंने 2 लेके चली थी, फिर भी नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको छोड़ा, क्योंकि फिर आप अटक जाते हो, फिर आप क्वेश्चन करने लगते हो तो लगता है कि बन रहा है, लेकिन वो आप अटक जाते हो, तो फिर आपका टाइम खराब हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा है कि मैंने जल्दी ही छोड़ दिया। जैसे ये वाली पजल थी लैडर वाली,
उसमें ये था कि आप इवन ऑड इवन वाला है तो उनको अलग अलग जगह जाना पसंद है, ये वाला क्वेश्चन था तो उसमें भी नहीं हो पाया। तो मैं ये कहूँगी कि जो सेफ अटैम्प्ट्स हैं, सेफ अटैम्प्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो जो टोटल ऑल ओवर द एग्ज़ाम जो हमने पूरा एग्ज़ाम दिया है उसमें जो मैं अगर सेफ अटैम्प्ट की बात करूँ तो सेफ अटैम्प्ट की बात में ये है कि आप ये लगा लो कि अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे, ठीक है, अगर आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको देखना है कि आपने जैसे जीए का सेक्शन किया है और आपको पता है ये टफ आया, ठीक है, अगर ये टफ है तो हम 50 में से हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, हम 50 में से कर सकते हैं सिर्फ 20 मैक्सिमम या 25, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो नेगेटिव लग जाएगा, तो नेगेटिव नहीं लगाना है, इसलिए हम 20 to 25 उसमें से भी हम ये कहेंगे कि हमारे 15 या 10 से 15 क्वेश्चन हमारे एक्यूरेसी के साथ सही, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश की। मैंने इंग्लिश को बताया, इंग्लिश का पेपर ठीक था, अगर आपको ठीक लग रहा है तो उस हिसाब से आप देख लो, लेकिन मेरे को लगता है कि 40 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए, क्योंकि आप इतना तो आपको अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम मैथ्स की बात करें, अगर आपने मिसलेनियस वगैरह और Q1 Q2 अटैम्प्ट किए हैं तो, और वो भी जल्दी से अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो आप इसमें देख लो कि आप 50 क्वेश्चन से कम 35 क्वेश्चन तो ऐसे करके आओगे तो ठीक होंगे, लेकिन अगर आपकी स्पीड इतनी नहीं है, आपने अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं ना जिसमें आपको डेटा शिफ्ट मिलती है, आपको सारा सॉल्व करना पड़ता है, जैसे रीजनिंग में भी आया था वैसे ही, तो आप ये लगा लो कि आपके 27 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए, ठीक है। फिर आपको कोई नहीं, और रीजनिंग में बात करूँ डेटा सफिशिएंसी, और डेटा सफिशिएंसी में बहुत बेकार आई थी, मतलब बहुत डिफिकल्ट थी, और उसके बाद हमारा जो क्रिटिकल रीजनिंग के सिंगल क्वेश्चन थे वो भी ठीक नहीं थे, मतलब अच्छे नहीं थे, समझ नहीं आ रहा था, इतना एक्यूरेट आंसर्स दिए हुए हैं, एक्यूरेट मतलब ऑप्शन इतना एक्यूरेट दिए कि अरे ये वाले भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्या लगाएं, और फिर ऐसे मतलब कन्फ्यूजन हो गई थी। तो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट भी उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मैं कहूँगी अगर क्रिटिकल रीजनिंग के 2 से 2 नंबर है तो जो अटैम्प्ट करे वो ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग नंबर कटवा भी देती है, तो अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज है अटैम्प्ट तो ही आप क्रिटिकल रीजनिंग अटैम्प्ट करो, नेगेटिव लगने से तो अच्छा है कि अटैम्प्ट मत करो। तो क्योंकि ये लेंथी थी, डेटा सफिशिएंसी इसका लेंथी था, सारे सॉल्व करना पड़ रहा था, और जैसे इसमें मैं बता रही हूँ ना, रीजनिंग में जैसे रीजनिंग में एक क्वेश्चन आया था जो हमारा कोडेड अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वो पूछा था, जिसमें आपको ढूंढना होता है कि सिंबल किससे रिलेट कर रहा है, ये नंबर किससे रिलेट कर रहा है, वो प्लस डेटा सफिशिएंसी सारे सॉल्व करने पड़ रहे थे, और क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट में डिफिकल्टी था। तो इसके सेफ अटैम्प्ट 30 लगाओ, मतलब 30 तो मैं बता रही हूँ, लेकिन उसके लिए 25 है, क्योंकि मैंने तो इससे भी कम अटैम्प्ट करे, तो आपका टोटल बैठेगा इसमें मतलब हम लोअर्स लेके चलेंगे ना अगर, तो उसमें आपका 95 के आसपास एक्यूरेट होने चाहिए, भले ही आपने 100 से अबव अटैम्प्ट करे हों, लेकिन आपके 95 तो करेक्ट होने ही चाहिए, ठीक है। फिर तो आपका मीन्स की फर्स्ट लिस्ट में नाम मंजूर हो नहीं सकता। बाकी ये डिटेल एनालिसिस है, मैंने तुमने एग्ज़ाम दिया, मुझे पता है कि किस तरीके के एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल, तो क्योंकि मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले एग्ज़ाम में मैंने बताया कि वो एग्ज़ाम भी ऐसे ही पूछा हुआ था, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। हाँ, उसका मैथ और रीजनिंग का पार्ट ईजी था, मैथ लेवल, बट जीए सेम लेवल थी। जीए अगर सेम लेवल है तो आप ये समझ लो कि जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम हैं अब वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाता था कि अरे हम ये वाला पढ़ लें क्या, हम बैंकिंग वाला सारा पढ़ के जाते हैं कि किन बैंक्स में मर्जर हुआ, वो बहुत पहले तक पूछे जाते थे, ऐसे 4 साल पहले वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो धीरे धीरे 22-23 के बाद बंद ही कर दी, 23 वाले एग्जाम में भी नहीं पूछा गया, 1-2 बैंक के क्वेश्चन पूछे गए बस। सेबी से न्यूज़ आने लग गई थी, आरबीआई से, अब वो भी बंद हुई। मतलब इस एग्ज़ाम में आप ये देखोगे कि सेबी, एसबीआई, आरबीआई, ये 3 बड़ी चीज़ों से, 3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो लोग सोचते थे कि हम यार इस जीएस लेवल के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, बताओ। तो ये है कि प्लीज़ लोगों
के वीडियोस पे जो नहीं एग्ज़ाम दे रहे उन पे रिलाई करने से अच्छा आप ऐसे पर्सन के वीडियोस को देखो जो बता रहा है आपको एक्यूरेट चीज़ें। अगर जिन भी लोगों ने मेरा CBI का एग्ज़ाम का एमपीसी देखा है वो उस हिसाब से चीज़ें करके गए, क्योंकि मैंने नहीं करी। मैंने खुद ने बैंकिंग न्यूज़ नहीं पढ़ी थी। इस एग्ज़ाम में मैंने बैंकिंग न्यूज़ नहीं पढ़ी थी, फिर भी मैंने जनवरी-फरवरी का रेडी रखा था कि भाई पूछेंगे, क्योंकि भाई किसी भी थीम आ जाती है, ये डेट पूछ लेते हैं, तो मैंने वो याद करा। मैंने एग्जैक्ट अमाउंट, व्हाट इज़ द थीम, व्हाट इज़ द क्रेडिट कार्ड द इशू, ये मैंने पढ़ा ही, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं टच किया था। मुझे पता था ये नहीं पढ़ गया ना, ये नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो मैं इसको पढ़ लूँगी, अगर मुझे आता है तो ही मैं पढ़ूँगी, नहीं तो मैं नहीं पढ़ूँगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो क्वेश्चंस पढ़ो तो एग्ज़ाम पूछ रहा है। जैसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत आए हैं, इकोनॉमिक अफेयर से, और वो वाला इकोनॉमिक अफेयर नहीं, वो बजट वाला है, वो नहीं, जो अलॉटमेंट्स में किस तरीके का प्रॉफिट लिया है, किस तरीके की क्रॉप से किस तरीके का मार्जिन रेट फिक्स किया गया है, वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग उन पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो बताते नहीं हैं, लेकिन आप थोड़ा सा खुद एनालिसिस करते हो, पता चल जाता है कि ऐसा एग्ज़ाम दिया गया है, ठीक है। और क्योंकि SLP1 एग्ज़ाम था तो इसका ये सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि आप वीडियोज़ में वो चीज़ें बताते हो जो एक्चुअली एग्ज़ाम में पूछी गई, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि इस चैनल को आप देखिए और वीडियो से समझिए कि किस तरीके की बातें इन वीडियो में बताई गई, किस तरह के एनालिसिस में शेयर किया गया, ताकि आप लोगों को फर्दर एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी जैसे RRB के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, उनके लिए जो एग्ज़ाम है, RBI असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है, उनमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपको पुश करेगा कि आप गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर करने से अच्छा है हम सही डायरेक्शन में जाएँ। ऐसे वीडियोज़ पर रिलाई करें जो हमें सही राह दिखा रहे हैं, ठीक है। और बस आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।